नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार श्रीवास्तव आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी इन बक्सर पर स्वागत करता हूं। आजकल ज़्यादातर जो भी व्यवसायी हैं उन लोगों को जीएसटी की आवश्यकता पड़ती है। किसी को लोन लेने के लिए आवश्यकता पड़ती है ताकि उस लोन से व्यवसाय किया जा सके। किसी को का बिज़नेस पहले से चल रहा है, उसको लोन लेना है, उसके लिए जीएसटी की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब मैटर में होता क्या है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, यह क्वेश्चन ज़्यादातर लोग करते हैं। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, कैसे बनवाया जाए, कैसे किया जाए। तो इस विषय पर आज मैं इस टॉपिक पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किस किस सिचुएशन में किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्या क्या इसके बेसिक डॉक्यूमेंट हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है कि व्यवसाय के हिसाब से और प्रीमाइसेस के हिसाब से चेंज होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जिसके बिना रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है वो ये है कि आपका पैन कार्ड, क्योंकि जीएसटी जो है वो पैन कार्ड नंबर के ही बेस पे आपको अलॉट होता है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका पैन कार्ड। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है दूसरा वो है आधार कार्ड, और तीसरा जो है वो है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। प्रयास ये करें कि पासपोर्ट साइज ही फ़ोटो है होना चाहिए, लेकिन अगर आप फ्रंट से मोबाइल से अगर अच्छे से फ़ोटो ले सकते हैं तो उस फ़ोटो को भी आप उसमें डाल सकते हैं जिसमें चेहरा आपका साफ साफ दिखाई दे रहा हो। ये तीन जो डॉक्यूमेंट हैं ये तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट है। अब बात आती है कि जहाँ पर आपका दुकान है या फिर आपका ऑफिस है या फिर आपका, अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं तो आपका रेस्टोरेंट है, या फिर आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर कोई बिल्डिंग मटेरियल का सप्लाई करने वाले हैं, तो जो भी प्रीमाइसेस है आपका, जिस प्रीमाइसेस पे आप अपना जीएसटी अलॉट कराना चाहते हैं, उस प्रीमाइसेस का जो डॉक्यूमेंट है वो उसका एड्रेस प्रूफ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो इस विषय पर तीन अलग अलग बातें हो जाती हैं, जिसमें पहला बात यह है कि अगर आपने उस बिजनेस प्रीमाइसेस को किराए पर ले रखा है तो उस प्रीमाइसेस का जो भी ओनर है, जो भी आपका मकान मालिक है, उस मकान मालिक के नाम से वहाँ का बिजली बिल होना चाहिए, या फिर अगर उस मकान मालिक का उस जगह का ज़मीन का रसीद है तो वो होना चाहिए। ये पहला बेसिक डॉक्यूमेंट है उस बिजनेस प्रीमाइसेस का। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो लगेगा उसके साथ वो लगेगा किरायानामा। और किरायानामा के बारे में कभी कभी ये बात आती है कि कितने के स्टाम्प पेपर पर उस किरायानामा को लिखा जाए। तो इसके लिए जो है कि एक प्रॉपर्टी एक्ट है, उस प्रॉपर्टी एक्ट में एक रूल दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी बिजनेस प्रीमाइसेस है जहाँ का आपने किरायानामा बनवा रखा है, तो उस किरायानामा में जो किराया का वैल्यू है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, उस वैल्यू का एक परसेंटेज फिक्स किया हुआ है। वो हर स्टेट में कुछ आगे पीछे हो सकता है वहाँ के स्टैम्प वैल्यू के हिसाब से। तो उतने वैल्यू का कम से कम जो है कि आपका स्टाम्प होना चाहिए, और उस स्टाम्प पे जो भी आपके टर्म एंड कंडीशन है आपके किरायानामा के, उस किरायानामा पे आप लिखवा दीजिए और उसको वकील से और नोटरी से उसको नोटराइज करवा दीजिए, तब जाके वो प्रीमाइसेस का डॉक्यूमेंट आपका परफेक्ट होता है। यहाँ पर कहीं भी रजिस्ट्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से इशू हो सकता है। दूसरा चीज़ आता है कि अगर उस बिजनेस प्रीमाइसेस का बिजली बिल या ज़मीन का रसीद आपके नाम से है, मतलब आपके नाम से कहने का मतलब कि जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन लेना है, जो नाम आपके पैन कार्ड में है, आधार कार्ड में है,
उस नाम से आपका ज़मीन का रसीद या फिर बिजली बिल होना चाहिए। यहाँ पर ये दूसरी बात हो गई। तीसरा बात ये होता है कि कई बार जिसके नाम से पैन कार्ड आधार कार्ड है उसके पिताजी के नाम से है ज़मीन का रसीद या बिजली बिल, या फिर माताजी के नाम से है, या फिर उनके बड़े भाई या छोटे भाई के नाम से है। यही 3 केस में ये बात लागू होती है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट का वो है एफिडेविट। उस एफिडेविट में जिसके भी नाम से ज़मीन का रसीद है या बिजली बिल है वो आपको अलाउ करेगा। वो उस एफिडेविट में लिखेगा, उस एफिडेविट में ये लिखेगा कि मैं इनका पिता हूँ या इनकी माता हूँ या इनका भाई हूँ और मैं इनको इस प्रीमाइसेस पर व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करता हूँ। और वो जो एफिडेविट होगा वो नोटरी से, जो सिविल कोर्ट होगा वहाँ के नोटरी से नोटराइज कराया जाएगा। ठीक है। तो अब इसका वजह एफिडेविट का क्या है कि बड़े भाई या छोटे भाई के नाम में भी कागज में भी आपके पिताजी का नाम मैच करेगा, आपकी माताजी के नाम में भी आपके पिताजी का और आपके डॉक्यूमेंट में नाम मैच करेगा, और आपके पिताजी का जो के नाम से अगर बिजली बिल है तो वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट में जो पिताजी का नाम है वो सेम है। तो पिताजी का नाम तीनों ही लोगों के डॉक्यूमेंट में सेम है और आपके डॉक्यूमेंट में भी सेम है। इस वजह से एनओसी अगर आप ले लेते हैं तो वहाँ पर आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन आसानी से हो सकता है। अब ये सारे कागज होने के बाद एक बात और आती है कि आधार ओटीपी, बिना आधार ओटीपी के आपका रजिस्ट्रेशन जो है कि प्रोसेस में नहीं जाता है। प्रोसेस में नहीं जाने का मतलब कि ARN जनरेट नहीं होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लिंक है कि नहीं, और अगर लिंक है तो उसमें जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसमें जो अभी आपके पास मोबाइल नंबर है उसको अपडेट करवाइए, या फिर अगर आपका आधार और पैन में कोई दिक्कत है उसके वजह से आपका आधार पैन लिंक नहीं हुआ है तो उस केस में आधार और पैन जो है कि उसको लिंक करवा लीजिए। लिंक करवाने के बाद उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस करिए, ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अगर इससे और ज़्यादा जानकारी चाहिए, इससे भी विस्तार में अगर जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर, जो कि GST in बक्सर के नाम से है, उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जिस भी रजिस्ट्रेशन के बारे में GST की जानकारी चाहिए वो जानकारी आपको अवेलेबल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।